जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप लोगों का एक न्यू वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग सोशल साइंस के 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, जो मैं एक मॉडल सेट से निकाला हूं। और जैसा कि आपको पता है, साइंस और सोशल साइंस में दो खंडों में, दो सेक्शन में बटे होते हैं क्वेश्चन पेपर, सेक्शन ए और सेक्शन बी। हिंदी में खंड अ, खंड ब। खंड अ में 80 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जिनमें से हमें 40 बनाने होते हैं। तो ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस याद रखिएगा 1 मई को मनाया जाता है। एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? तो एशिया और यूरोप के बीच प्राचीन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था रेशम मार्ग। रेशम मार्ग से जवाब होगा आपका। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया? तो चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने बंद कर दिया था। चौरी चौरा कांड जो 1922 में हुआ था। चौथा क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में 2019 के बाद 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 2019 के बाद आगे बढ़ते हैं। सूचना का अधिकार संबंधी कानून पारित हुआ था, मतलब सूचना का अधिकार कानून राष्ट्र लेवल में पूरे देश में कब पारित हुआ था? तो 2005 में हुआ था, लेकिन राजस्थान में 2002 में हुआ था। सबसे पहले सूचना का अधिकार RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन कानून जो है, राजस्थान में पारित हुआ था 2002 में, लेकिन पूरे देश में राष्ट्रीय लेवल में 2005 को पारित हुआ था। आगे बढ़ते हैं। किसने कहा था लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता द्वारा चलाया गया शासन है? तो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने ये बात कही थी। ये लोकतंत्र की परिभाषा है। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? तो ये इसका सही आंसर होगा 73वां संशोधन, जो 1992 में हुआ था। भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? तो भारत में लोकतंत्र की सफलता का बाधा है अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी। बिल्कुल, इनमें से सही ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो बिहार में रज्जू मार्ग पहाड़ी क्षेत्र में है। तो राजगीर में पहाड़ियाँ हैं, तो बिहार में रज्जू मार्ग पहाड़ियों में है, जहाँ रॉप से, रस्सियों से कुछ कंटेनर जैसे कुछ चीज़ होते हैं, जिसमें लोग एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी में घूमने जाते हैं। सासाराम नगर का विकास कब हुआ? तो सासाराम नगर का विकास शेरशाह सूरी के समय मध्य युग में हुआ था। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। तो गोविंद सागर एक कृत्रिम जलाशय है। मतलब क्या कह सकते हैं उसको, आर्टिफिशियल तरीके से लोगों ने एक जलाशय, तालाब जैसे कुछ बनाए हैं, जो भांखरा नांगल बांध में स्थित है। भांखरा नांगल बांध उत्तराखंड में। 12वां क्वेश्चन है, प्रश्न है, सर्वाधिक भूसंकलन प्रवण राज्य है? तो सर्वाधिक भूसंकलन प्रवण राज्य हो जाएगा उत्तराखंड। सबसे अधिक लैंडस्लाइड उत्तराखंड में ही होता है। बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण राज्य है? तो बिहार में, बिहार के दक्षिणी बिहार, विशेषकर दक्षिणी बिहार सबसे अधिक सूखा प्रवण राज्य भाग है, हिस्सा है कह सकते हैं आप। और उत्तरी बिहार और पूर्वी बिहार, उत्तरी बिहार विशेषकर बाढ़ प्रवण राज्य है, यानी कि सबसे अधिक बाढ़ उत्तरी बिहार में ही आते हैं। अगला प्रश्न है, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित हुआ? तो फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र, है ना, फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की प्रथा की व्यवस्था लागू हुई 1830 के बाद। अगला प्रश्न है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था लेनिन, है ना, व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन ने ही रूस में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था, याद रखिएगा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना, जैसे कि हम लोग पहले की वीडियोज़ में भी पढ़ चुके हैं, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO, इसको इंग्लिश में क्या, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। यही संस्था भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है। हालांकि 2019 से ये संस्था नहीं कर रही है, इसका नाम बदला गया है, दूसरी संस्था करती है। लेकिन आपकी किताब में, आपके सिलेबस में अपडेट नहीं हुआ है, तो आप फिलहाल CSO को ही जवाब करेंगे, आंसर लगाएंगे। निम्न में से कौन पिछड़ा राज्य है? तो आपको पता होगा पिछड़ा राज्य सबसे अधिक यहाँ में से बिहार है, क्योंकि आपको पता होगा एक टर्म बनाया गया है बीमारू, है ना, BIMARU, बीमारू। यहाँ B का अर्थ होता है, BI का अर्थ होता है बिहार, M का अर्थ होता है मध्य प्रदेश, MA मध्य प्रदेश, R फॉर राजस्थान और U से होता है उड़ीसा।
ये 4 राज्य को बीमारू राज्य कहा जाता है, जिसमें बिहार भी आता है, और उनमें से बिहार सबसे पिछड़ा राज्य की श्रेणी में आता है। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है? मनोरंजन, समाज सेवा, परोपकार या जीविकोपार्जन? ऑप्शन डी आपका ठीक होगा। जीविकोपार्जन का अर्थ होता है जीवन को चलाना। तो आर्थिक क्रिया जो भी हम लोग काम करते हैं और जिससे पैसा की प्राप्ति होती है, उन सभी क्रियाओं को आर्थिक क्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? तो भारत में 1867 से 68 में राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम दादाभाई नौरोजी ने लगाया था, और याद रखिएगा उन्होंने प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया बताया था उस समय। आगे बढ़ते हैं। दीर्घकालीन दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन है? कृषक महाजन? नहीं, ये भी नहीं। ठीक है, यहाँ ऑप्शन आपका बी सही जवाब होगा, जो दीर्घकालीन ऋण देती है, लोन देती है 90 समय तक के लिए। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। पंजाब में काफ़ी ज़्यादा नहर आदि बनाए गए हैं कृषि को बढ़ावा देने के लिए, लेकिन वही पंजाब की भूमि के लिए एक गलत संकेत है, या भूमि निम्नीकरण का एक कारण कह सकते हैं आप। सोपानी कृषि प्रचलित है। सोपानी कृषि कहाँ प्रचलित है? तो सोपानी कृषि प्रचलित है उत्तराखंड में। ऑप्शन डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। बिहार में प्राय कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो बिहार कृषि प्रधान राज्य है, काफ़ी अधिक खेती होती है, तो बिहार में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जिसमें लगभग हर प्रकार की फसलें अच्छी तरह से उग जाती है। अगला प्रश्न, आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, प्राचीन भारत का एक डॉक्टर थे, चिकित्सक थे, चरक, जिन्होंने चरक संहिता की रचना किया था। इन्हीं को ही आयुर्वेद का जनक भी कहा जाता है। भारत में कितने प्रतिशत वन है? बिहार में कितने प्रतिशत वन है? तो याद रखिएगा, बिहार में 60 से 8% या 7% वन है। और अगर पूछा जाए कि भारत में कितने प्रतिशत वन है, तो आप 20% या 21%, जो ऑप्शन होगा उसको आप लगाएंगे। यहाँ ऑप्शन डी सही होगा। निम्न में से कौन लोह युक्त खनिज है? लोह युक्त ऐसा कौन सा खनिज है इसमें लोहा पाया जाता है? तो वो है आपका मैग्नेटाइट। आगे बढ़ते हैं। सबसे घटिया कोयला है? तो कोयला आपको पता होगा जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है वो अच्छी कोयला माना जाता है, और जिसमें कार्बन की मात्रा कम होती है उस कोयला को घटिया कोयला कहा जाता है। तो सबसे खराब क्वालिटी के कोयला कहते हैं हम लोग पीट को, क्योंकि इसमें 30% से भी कम कार्बन की मात्रा होती है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? रबर, गन्ना, धान या चाय? गन्ना भी रोपी जाती है, धान भी, चाय भी। रबर आपका यहाँ सही जवाब होगा। रबर रोपण फसल नहीं है, एक बड़े पेड़ वृक्ष होते हैं, उसके आप कह सकते हैं जो लकड़ी होता है उसमें से काट के सफ़ेद दूध जैसा एक लिक्विड निकाला जाता है, उससे रबर बनाया जाता है। मैं यहाँ पिक्चर लगा दूंगा। अगला प्रश्न है, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? तो भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है धान। वैसे तो सब खाद्यान्न फसल है, लेकिन प्रमुख खाद्यान्न फसल धान है। बिहार में कितने प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? तो याद रखिएगा, बिहार में 60% कृषि क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन संचार सेवाओं का अंग है? तो टेलीफोन, टेलीविज़न, समाचार पत्र, ये सब संचार सेवाओं का अंग है। इनमें से सभी सही जवाब होगा। मानवीय पूंजी निर्माण का घटक है। मानवीय पूंजी निर्माण का घटक है स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, शिक्षा और प्रशिक्षण। तो यहाँ ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा, शिक्षा और प्रशिक्षण। वैश्वीकरण, गलत लिखा है वैश्वीकरण को। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? वैश्वीकरण का अर्थ होता है अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना, यानी कि आयात निर्यात या व्यापार के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को खोल देना, ताकि आपके भी कंपनियां या फिर आपके लोग दूसरे देश में जाकर व्यापार करें और दूसरे देश के लोग भी आपके देश में आकर व्यापार करें, अर्थात ऑप्शन सी यहाँ सही जवाब होगा आपका। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में हरित क्रांति संबंधित है? तो हरित क्रांति फसलों के उत्पादन को बढ़ावा के लिए लाया गया था, अर्थात प्राथमिक क्षेत्र इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा संस्था भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो भारत में मुद्रा जारी करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। लेकिन भारत में याद रखिएगा, जितने भी सिक्के होते हैं और 1 रुपया के नोट, ये सारे भारत के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं। और भारत में जितने भी नोट्स हैं 5 रुपये, 10 रुपये, 2 रुपये, ये सबको और आगे भी ये सबको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करती है। आप कमेंट में ये बताएंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। आगे बढ़ते हैं। बिहार राज्य है उद्योग प्रधान, पशुपालन, खनिज प्रधान,
कृषि प्रधान। ऑप्शन डी आपका सही होगा, क्योंकि बिहार के कहा जाता है 70 से 80% या 75 आप कह लीजिए, इतनी जनसंख्या कृषि से जुड़े हुए हैं, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? तो हमारे रहन सहन को प्रभावित करता है प्रति व्यक्ति आय। बिहार में कितने जिले हैं? तो आपको पता ही होगा, बिहार में 38 जिले हैं। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो 1974 में बिहार से ही जेपी यानी कि जयप्रकाश नारायण ने एक आंदोलन चलाया था, जिसको संपूर्ण क्रांति या संपूर्ण क्रांति कहते हैं, जो इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ था। भ्रष्टाचारी, महंगाई आदि के लिए एक क्रांति इन्होंने शुरू की थी। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो बांग्लादेश 1971 को आज़ाद हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई? तो भारत के सर्वप्रथम राजस्थान में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी, राजस्थान में। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, केरल भी एक राज्य है, छत्तीसगढ़ भी एक राज्य है और उत्तराखंड भी एक राज्य है। संघ सरकार का उदाहरण है, तो संघ सरकार का उदाहरण हो जाएगा भारत। आगे बढ़ते हैं। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो भारत का केंद्रीय बैंक यानी कि बैंकों का बैंक आरबीआई को कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहते हैं। कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए एगमार्क का उपयोग किया जाता है। निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? तो कृषि क्षेत्र संबंधित है। 3 कठिया प्रणाली किन पर लागू थी? तो 3 कठिया प्रणाली बिहार के चंपारण जिले में किसानों पर लागू की गई थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो हंटर समिति का गठन किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के निवासी थे, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। ककोतल जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? ककोतल जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में स्थित है। किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? तो याद रखिएगा, बिहार का किशनगंज डिस्ट्रिक्ट नेपाल से पूरी तरह से सटा हुआ है। गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत है? तो गठबंधन सरकार वहाँ बनती है जहाँ बहुत सारे दल होते हैं, यानी कि बहुदलीय व्यवस्था होती है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। भारतीय भारतीय जनता पार्टी का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय जनता पार्टी का प्रथम अध्यक्ष थे अटल बिहारी वाजपेयी। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? भारत में श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? देखिए, भूपर पट्टी में पृथ्वी के अंदर जहाँ भूकंप का जन्म होता है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं, लेकिन उसके सीधा ऊपर जहाँ लोग रहते हैं, उस केंद्र को जहाँ भूकंप सबसे पहले महसूस की जाती है, उस केंद्र को कहते हैं अधिकेंद्र। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा इस प्रश्न का। सुनामी संबंधित है, तो सुनामी कहाँ आता है? सुनामी समुद्र में आता है। मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, इंफ्रारेड कैमरा एक होता है जो मलबे के अंदर दबे लोगों का पता लगाने के लिए भूकंप के समय यूज किया जाता है। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो प्राकृतिक आपदा है आपका भूकंप। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन खरीफ फसल है? खरीफ फसल जो आपका एक रबी फसल है, तिलहन, दलहन, ये सारी रबी फसल है। धान एक खरीफ फसल है, याद रखिएगा। ऑपरेशन फ्लड क्या है? तो ऑपरेशन फ्लड भारत सरकार द्वारा लाया गया था दूध के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, तो डेयरी विकास से संबंधित है। और डेयरी उस क्षेत्र को कहते हैं जहाँ गाय आदि पाली जाती है और दूध निकाली जाती है, उस स्थान को डेयरी कहते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, और 1949 को इस बैंक की राष्ट्रीयकरण हो गई थी। भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो भारत में सबसे पहली मिल 1818 में कोलकाता में स्थापित की गई थी, किंतु ये असफल रही। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी की एकीकरण के लिए उत्तरदायी था बिस्मार्क। फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी?
फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 1871 में। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? हेम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया था। आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में गांधी जी ने की थी इस आंदोलन को। इस आंदोलन का प्रमुख नारा था करो या मरो, डू एंड डाई, और इस नारा को गांधी जी ने ही दिया था। आगे बढ़ते हैं। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? तो समाजवादियों की बाइबिल कार्ल मार्क्स द्वारा रचित दास कैपिटल को कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम द्वारा 1885 में की गई थी। गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो गांधी जी ने बिहार के चंपारण में प्रथम अपना सत्याग्रह किया था 1917 में। गंडक परियोजना है बेतिया में, वाल्मीकि नगर में, मोतिहारी में, छपरा में। इस प्रश्न का सही जवाब होगा वाल्मीकि नगर, जो बिहार और नेपाल के सीमा में पड़ता है वाल्मीकि नगर। आगे बढ़ते हैं। निम्न राज्यों में से किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो भारत में सबसे अधिक मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र है, लगभग 30%। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है, एक कहाँ स्थित है? तो ये भागलपुर में कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है, जहाँ विद्युत बिजली बनाई जाती है। सूखे के लिए उत्तरदायी है वर्षा की कमी। बिहार में कौन बाढ़ प्रवण क्षेत्र है? आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। नहीं, पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था वो सुखाड़ था और ये बाढ़ पूछा है। तो उत्तरी बिहार सही जवाब होगा। अगर उत्तरी ऑप्शन नहीं होगा तो आप पूर्वी में टिक करेंगे, किंतु यहाँ ऑप्शन डी सही जवाब होगा आपका। आगे बढ़ते हैं। मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो मुद्रण का आविष्कार यानी कि प्रिंटिंग, छपाने वाली कला का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ था। भारत में सबसे लंबा बांध है। भारत में 4801 मीटर लंबा हीराकुंड बांध है, जो ओडिशा में है। आप ये बताएंगे कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? आगे बढ़ते हैं। किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? तो उद्योगों की जननी कहा जाता है लोहा में। हर प्रकार के उद्योगों में लोहा का उपयोग होता है, मशीनरी में या मशीन आदि बनाने में। अंतिम प्रश्न है आज का। सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन सा है? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, जिस कोयले में सबसे अधिक कार्बन की मात्रा पाई जाती है वो कोयला सबसे अच्छी मानी जाती है। 90% से भी अधिक कार्बन की मात्रा एंथ्रासाइड में पाई जाती है और 30% से भी कम कार्बन की मात्रा पीट में पाई जाती है। तो ये सबसे घटिया कोयला हो जाएगा। बाकी सेकेंड नंबर में आते हैं बिटुमिनस, थर्ड में लिग्नाइट और चौथे में आते हैं पीट। तो सबसे घटिया कोयला हो जाएंगे पीट और सबसे अच्छे किस्म के कोयला होंगे एंथ्रासाइट। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए, तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।